अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ फ्रेश प्रोग्राम ऑफ डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर और आज इतवार का रोज़ है, इतवार की सुबह है। उम्मीद करते हैं आज का दिन बहुत अच्छी हैपनिंग्स आपकी लाइफ में लाए। इसी नोट के साथ हम शो का आगाज़ करेंगे, टॉप स्टोरीज डिस्कस करेंगे, साथ साथ अखबारात क्या कहते हैं उस पर भी नज़र डालेंगे। हमारा दूसरा सेगमेंट होगा ऑटो शो एक्सपो पर, क्योंकि जो गाड़ियों की कीमतों और ख़रीदो फरोख्त है वो यकीनन एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। कीमतें बहुत ज़्यादा चढ़ चुकी हैं, तो किस तरह ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि जो यूज्ड गाड़ियां हैं या फिर नई गाड़ियां हैं उनको ख़रीदा जा सके, या फिर जो उनकी कीमतें हैं, क्योंकि अब हमने देखा है कि कुछ नीचे आने लगी हैं। लेट्स सी, इसको डिस्कस करेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे। साथ साथ वर्किंग वुमेन के लिए फ़िटनेस एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जाता है, और फिटनेस के लिए टाइम निकाला जाए या फिर घर के काम किए जाएं, या किस तरह ऑफिस में कोई ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो कि किए जाएं, उसको भी डिस्कस करेंगे साथ साथ। बहरहाल जी, शो का आगाज़ करते हैं। गज़ा पर हमने देखा कि मुसलसल 22वां रोज़ है और इसराइली बमबारी है वो मुसलसल जारी है। फॉस्फोरस बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जा रहा है इसराइल की जानिब से, और पूरी दुनिया अब चीख उठी है। हम देखते हैं कि दुनिया भर में जिस तरह इसराइल के ख़िलाफ़ मुजाहरे किए जा रहे हैं, प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, यकीनन हम सबको बाहर निकलना है और इस आवाज़ उठानी है कि जिस तरह जो मजालिम और जो बर्बरियत का मुजाहरा इसराइल गज़ा में कर रहा है, फ़लस्तीन में कर रहा है, यकीनन एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। साथ साथ जी, दूसरी तरफ हम देखते हैं इसराइली हरदर्मी जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का गज़ा में जंग बंदी का जो मुतालबा था उसको बिल्कुल मुस्तरद कर दिया है साफ अल्फाज में, और साथ साथ हम देख रहे हैं जो तमाम तर आलमी कवानीन है उसकी खुले आम जो है वो उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। साथ साथ दुनिया की जो दूसरी ताकतें हैं वो भी भरपूर अंदाज से इसराइल का साथ दे रही हैं इस जुल्म में और इस बर्बरियत की कैफियत में। हमारे साथ मौजूद हैं इमदाद सुमरो साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट। इमदाद साहब कैसे हैं? इमदाद साहब, तमाम बड़ी ताकतें हम देखते हैं वो इसराइल का साथ दे रही हैं, चाहे अमेरिका हो, बरतानिया हो, या फिर और वेस्ट के जो ममालिक हैं, वो बाकायदा मिलिट्री एड भी दी जा रही है, साथ साथ सपोर्ट भी किया जा रहा है। इस जुल्म की जो कैफियत है, दुनिया के अलमबरदार बने फिरते हैं, ये सारे ह्यूमन राइट्स की आवाज़ उठाते हैं। इस वक्त ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ हैं? ऐसा लगता है बिल्कुल खामोशी है, बिल्कुल सोया जा रहा है इस मौके पर। जी देखें, मैं थोड़ा पस मंज़र इसका बताऊं कि 1948 में जब इसराइल के नाम से जी एक नापाक रियासत का वजूद क़याम में आया, बिल्कुल, तो ये एक ज़रूरत थी उस वक्त के आलमी साम्राज्य की कि इस खित्ते में उनको एक बदमाश, एक गुंडा चाहिए जिसके ज़रिए वो सबके वो बाजू भी मरोड़ सकें, बिल्कुल सही, जो हक और सच की आवाज़ बुलंद करें, जो रियासतें को, जो कुव्वतें, जो ममालिक हक और सच की बात करें, उस गुंडे के ज़रिए उसको सज़ा दी जा सके। इस वक्त जो इसराइल की तरफ से सबसे पहले मुख्तलिफ आराएं ये आ रही है कि हमास ने पहल की, तो देखना यह है कि हमास का जो रकबा है जहाँ पर हमास बाकायदा इलेक्ट होकर आई है, जिसको गज़ा की पट्टी कहा जाता है, वो एक छोटा सा इलाका है जिसको अगर हम कहें कि दुनिया का एक सबसे बड़ा जेल है तो उसमें कोई दूसरी राय नहीं होगी। बिल्कुल, वहाँ पर बिल्कुल गुर्बत की लकीर से नीचे लोग ज़िंदगी गुजारने में मजबूर हैं। वहाँ पर दवाइयाँ नहीं हैं, वहाँ पर बिजली नहीं है, वहाँ पर उनको इतना डिप्राइव किया हुआ है। वो रोज़ देखते हैं कि उनकी धरती उनसे छीनी जा रही है। इसराइली आबादकारों की जुल्म और ज़्यादती है, इसराइली फ़ौज का जुल्म है। हर तरह का जब जुल्म आप रवा रखेंगे किसी के साथ, जो चूंटी के ऊपर अगर हाथी भी पैर रखता है तो वो भी उसको काट लेती है। सही। तो जंग आमद के मुस्दाक अगर हमास ने कोई रिएक्ट किया तो उस पर इसराइल ने जो दहशतगर्दाना, जो मुजरमाना कार्रवाई की है, वो बिल्कुल कंटेमेबल है। इस वक्त 8,000 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, जिसमें बड़ी तादाद औरतों की है, बच्चों की है। 30 से ज़्यादा सहाफ़ी अपने फ़राइज़ की सरंजामी में अपनी जान इन द लाइन ऑफ ड्यूटी वो कुर्बान कर चुके हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा मुजरमाना किरदार उन कुव्वतों का है, उन ममालिक का है जो खुलेआम इसराइल के सपोर्ट करते हैं और इसराइल के मुजालिम को और बर्बरियत को वो जायज़ करार देते हैं। ठीक है। इसमें खुशाइन बात यह है कि यूरोप का अवाम बड़ी बड़ी रैलियाँ निकाल रहा है, जो हक परस्त अवाम है। अमेरिका में, यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में हमने इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ देखी हैं जो शायद इस्लामी ममालिक में भी नहीं है। सही। इससे ये समझ में आता है कि जो अवाम है वो अपनी हुकूमतों का साथ नहीं देता। तो इसमें सबसे ज़्यादा भारी जिम्मेदारी तो मुस्लिम ममालिक पे आती है, OIC पे आती है कि वो अपना किरदार अदा करे, अपने मुसलमान भाइयों को
उनको मुसलमान के तौर पे नहीं, एक इंसान के तौर पे भी उसको देखे। सारी दुनिया की ये जिम्मेदारी है कि इसराइल के इस नापाक जो रियासत है उसको कंडेम करें, और इस मामले का आखिरी और पुरअसर और दायमी हल यह है कि जब तक आज़ाद फ़लस्तीन के नाम से एक रियासत कायम नहीं होती, इस वक्त तक फ़लस्तीन का जो मजलूम अवाम है वो इसी तरह जुल्म और ज़्यादती का निशाना बनता है। सही। अच्छा, कल हमने देखा गुज़िश्ता रोज़ जो जंगबंदी का मुतालबा था अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की तरफ से, उसको बिल्कुल रद्द कर दिया गया, बिल्कुल मुस्तरद कर दिया गया इसराइल की जानिब से। अब ऐसे में अगर हम उम्मत मुस्लिमा की बात करें या OIC की बात करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी सेन आवाज़ है सोसाइटी की, हमारी मुस्लिम सोसाइटी की, OIC की बात अगर की जाए, आपको लगता है कि उससे भी कोई फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि अगर OIC भी ये कहता है या किस तरह के प्रैक्टिकल स्टेप्स लेता है, तो भी मेरा ख्याल उसकी इसराइल की हरदर्मी तो मुसलसल जारी रहेगी। सबसे पहले यूएनओ पे आते हैं कि यूएनओ अमली तौर पर कोई वजूद ही नहीं रखता, वो सिर्फ एक डिबेटिंग सोसाइटी ओवरशैडोड है इन सारी ताकतों का। जी, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही। मिसाल के तौर पे अगर यूएनओ को इस्तेमाल करना है इराक के खिलाफ, किसी कमज़ोर मुल्क के खिलाफ, किसी इस्लामी मुल्क के खिलाफ, तो यूएनओ वहाँ पर आपको शेर की सूरत में नज़र आता है। सही। वही यूएनओ आपको इसराइल के सामने एक कमज़ोर जानवर या बिल्ली के माफिक नज़र आता है ना। यूएनओ कुछ भी नहीं है, एक डिबेटिंग सोसाइटी है। वहाँ पर माइट इज़ राइट का फार्मूला है, जो ताकतवर है। इसलिए यूएनओ की जो करारदाद है इसराइल भी रद्दी की टोकरी में फेंक देता है। यूएनओ को जितनी भी करारदादें हैं कश्मीर के ऊपर, वो भारत रद्दी की टोकरी में उठाकर फेंक देता है। तो आज तक यूएनओ ने उन ममालिक का, इसराइल का या हिंदुस्तान का, इंडिया का क्या बिगाड़ लिया है? यूएनओ सिर्फ कमज़ोरों के लिए है, बाकी ताकतवर मुल्क उसकी सिफारशात, उसकी रिकमेंडेशन, उसकी करारदाद को रद्दी की टोकरी के हवाले कर देते हैं। ठीक है। अब आते हैं OIC के ऊपर। OIC यूएनओ से भी एक कमज़ोर तरीन इदारा है जो कभी हक और सच की आवाज़ बुलंद करने की ताकत ही नहीं रखता। OIC में जितने भी ममालिक हैं, ज़्यादातर उस पर अक्सरियत अरब ममालिक की है। उनकी सारी इकॉनमी, उनके फंड्स, उनके बैंक बैलेंस, उनके अकाउंट्स जब अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ में होंगे तो वो जुल्म और ज़्यादती के ऊपर कैसे बात कर सकते हैं? सही। जहाँ पर उनका डबल स्टैंडर्ड है, सिर्फ ज़बानी कलामी हद तक सिर्फ लिप सर्विस है। अमली तौर पर यूएनओ फ़लस्तीनियों की, कश्मीरियों की, मजलूम आवाम की कहीं पर भी कोई मदद करते हुए नजर नहीं आता। और OIC का हाल उससे भी ज़्यादा बुरा और कमज़ोर सही। अच्छा, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब पाकिस्तान गवर्नमेंट की अगर बात करें, भरपूर तरीके से आवाज़ तो उठाई जा रही है, बुलंद किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि जो हमें गज़ा में जो सिचुएशन है डेफिनेटली उसकी तरफ देखना है, पूरी कौम मुत्तहिद होकर। हम बल्कि इनफैक्ट देखते हैं कि हमारी जिस तरह कौम मुत्तहिद है, सड़कों पर निकल रही है, प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं जगह जगह। मैंने तो देखा बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसराइल के झंडे लेकर। यकीनन एक मैसेज तो जाता है आलमी दुनिया को कि तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है मुसलमानों को ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब प्रैक्टिकल ऑप्शंस हैं क्या क्या हमारे पास? पाकिस्तान हुकूमत ने जो स्टेप्स उठाए वो नाकाफ़ी हैं। ज़्यादा स्टेप्स उठाने चाहिए, जितने भी आलमी फोरम्स हैं उस पर बात करनी चाहिए। यहाँ पर प्रोटेस्ट होना ठीक है, एक गेस्चर जाता है पूरी दुनिया की तरफ कि पाकिस्तान में रहने वाले जितनी भी कौमें हैं, अवाम है, वो इसराइली मज़ालिम के ख़िलाफ़ है और अपने मज़लूम भाइयों का साथ देते हैं। लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट को जिस तरह एक्ट करना चाहिए, रियासत को जिस तरह एक्ट करना चाहिए, उसको और ज़्यादा इंसानी हमदर्दी के बुनियाद पर अपने फ़लस्तीनी भाइयों का सपोर्ट करनी चाहिए। जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो हम इसराइल के साथ जंग तो नहीं कर सकते, सही, ना ही हमें कोई आलमी बिरादरी इसकी इजाज़त देगी। उसमें हम अपनी सिफारतकारी के ज़रिए, डिप्लोमेसी के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हम आलमी फोरम्स पे आवाज़ उठाएं, ताकि जो हमारे फ़लस्तीनी भाई है, जिस तरह हमने रात ये जो संडे नाइट थी बड़ी अपने ख्वाबगाह में बड़ी मज़े के आलम में गुजारी। वो जो रात थी हमारे जो हमास में गज़ा में रहने वाले हमारे जो भाई हैं फ़लस्तीनी, उनके ऊपर बहुत भारी रात थी। एक रात में एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 2000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। 22 दिन से उनकी लाइट, इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म है, पानी उनका बंद है, बिल्कुल करबला वाली सिचुएशन है। वहाँ पर मासूम बच्चे हैं, कफन ख़त्म हो गए हैं, दफनाने के लिए कोई जगह नहीं बची, खाना ख़त्म हो गया है, राशन नहीं है, दवाएँ नहीं हैं। तो ये जो सूरत हाल है इसको बड़े पैमाने पे इसको आलमी फोरम्स पे लाया जाए, अपनी जितनी भी डिप्लोमेसी की सलाहियतें हैं उनको बरूए कार लाया जाए। अब जितने भी ये स्टेप्स हैं वो नाकाफ़ी हैं, इसको ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है, ज़्यादा करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, मईशत से ताल्लुक़ है इसका। IMF हदफ से ज़ायद
टैक्स वसूली, महंगाई कम हो रही है, ऐसा कहना था वफाकी वज़ीर ख़जाना साहिबा शमशाद अख्तर साहिबा का। हम देखते हैं कि जो टारगेट सेट किए गए थे IMF की तरफ से कि हमने इस पर्टिकुलर टेन्योर में वो टैक्स वसूली करनी है, उससे ज़्यादा ही इनफैक्ट टैक्स कलेक्शन हुई है। इस अमल को किस तरह देखते हैं? तो देखिए, बेहतर है, टैक्स वसूली होनी चाहिए। जो लायबल है, जिसके ऊपर ड्यू है टैक्स, जी उससे वसूल होना चाहिए। सबसे ज़्यादा टैक्स तो हम आवाम देते हैं जिनके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स है। आप एक टॉफ़ी खरीदते हैं, आप कोई छोटी सी चीज़ भी जी खरीदते बिल्कुल, हैं, तो कोई भी उसमें चीज़ भी खरीदते इनडायरेक्ट हैं टैक्स है। डेफिनेटली। सबसे ज़्यादा जो टैक्स एवेशन करते हैं या टैक्स चोरी करते हैं, वो बड़े बड़े सरमाएदार, बड़े बड़े जो कारोबारी अफराद हैं, उनके वो टैक्स एडवाइज़र रखे हुए हैं जो जी जी उनको जी रास्ता जी बताते हैं कि किस तरह टैक्स चोरी सही की जाती सही। है। और बदकिस्मती से जो FBR का अमला है, FBR का अफसरान है, उस टैक्स चोरी में उनके बराबर के शरीक जुर्मदार हैं और उनके उनके। खिलाफ क्रैकडाउन्स भी किए गए FBI मैनेजमेंट की जानिब से। हमने देखा कि माजी में भी ये रियलाइजेशन हुई। बिल्कुल, ये खबरें भी सामने आती हैं। जी उनको टैक्स नेट में लाया जाए जो कारोबारी अफराद हैं सही। बड़े बड़े। हम तो टैक्स वैसे भी देते हैं। और दूसरी बात यह है कि IMF के टारगेट पूरे करने की बातें की जाती हैं, डॉलर के नीचे आने की बातें की जाती हैं, लेकिन आवाम के लिए असल रिलीफ तब होगा जब उसको महंगाई कम होती नजर आएगी। ठीक है बिल्कुल सिर्फ सही। शमशाद अख्तर साहिबा के दावों से कि महंगाई कम हो गई है, तो महंगाई उनको हो सकता है कि कम नज़र आ रही हो, लेकिन मैं जब सुबह निकलता हूँ, मुझे आटा ख़रीदना पड़ता है, सब्ज़ी खरीदनी पड़ती है, आवाम को ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें खरीदनी पड़ती है, तो उसमें कोई कमी नहीं नहीं है। लेकिन इम्तियाज़ साहब जो आप 1 रुपये वाली जी चीज़ है वो आज भी 5 रुपये की मिलती है, जो 100 बिल्कुल रुपये ठीक वाली चीज़ जी। है वो 1000 रुपये की मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता रिलीफ इम्पॉसिबल सिचुएशन दिखाई देती थी, लेकिन फिर भी मौजूदा गवर्नमेंट ने जैसे पेट्रोल सब्सिडीज़ दी हैं, या फिर उसके बाद अब मज़ीद भी कहा जा रहा है कि मज़ीद इम्कानात हैं कि पेट्रोल और नीचे आने के चांसेस हैं। फिर उसके बाद जो नए पैक्ट साइन किए पड़ोसी ममालिक से, डेफिनेटली उस सूरत में भी हम देख रहे हैं कि अशिया खुर्दनोश में भी काफ़ी बेहतरी और कमी आ सकती है। फिर क्रैकडाउन्स हैं चीनी माफिया के खिलाफ, खासतौर पर आटा माफिया, इनके खिलाफ भी क्रैकडाउन्स किए जा रहे हैं। तो सिचुएशन कुछ तो कंट्रोल में है डेफिनेटली, जैसे हम पहले देख रहे थे। 2-3 सेक्शन से मिसाल के तौर पे पेट्रोल की कीमतों में कमी आई, खुशान बात है। जी लेकिन आप देखें कि पेट्रोल की कीमतों में कमी आई, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स ने अपने किराया कम नहीं किया। किसी भी ज़रूरियात ज़िंदगी की कोई ख़ास चीज़, उसकी जी कीमत में कोई फ़र्क नहीं आया। तो हुकूमत को चेक एंड बैलेंस का निज़ाम बेहतर करना चाहिए। जो देखें कि अगर पेट्रोल की कीमत 2 रुपये बढ़ती है तो ट्रांसपोर्टर अपना किराया 10 रुपये बढ़ाता है। सही। तो जब पेट्रोल की कीमत नीचे आती है तो ट्रांसपोर्टर्स को अपना किराया कम करना चाहिए, वो नहीं होता। इस तरह का कोई इदारा यहाँ पर मौजूद नहीं है। जी ना कोई फूड कंट्रोल अथॉरिटी हमें वाज़े तौर पर विजिबल नज़र आती है, ना किसी भी कीमतों के जो तयन होता है या कीमतें कोई ज़्यादा वसूल करे उसको कंट्रोल करने के लिए हमें कोई इदारा नज़र आता है। तो इदारों को भी इफ़ेक्टिव बनाना चाहिए और चीज़ों की कीमतें कम हो और ऐसी तब्दीली नज़र आए जो बाकायदे विजिबल भी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा इमदाद साहब, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी। फजल रहमान हरीफ तस्वीर जारी करना नामुनासिब, असद कैसर साहब का ऐसा कहना है। हमने देखा कि ये मुलाकात काफ़ी अब कंट्रोवर्शियल होती जा रही है, या बहुत सी बातें इस पर की जा रही हैं, खासतौर पर सोशल मीडिया पे ये कहा जा रहा है जी कि शायद अब PTI NRO की तरफ देख रही है। एक ज़माना था कि यही लोग थे जो उल्टे सीधे नामों से पुकारते रहे फजल रहमान साहब को, डेफिनेटली जिस तरह किरदार कशी करती हुई माजी में। आपको नहीं लगता कि अब ये कोई NRO की सदा उठ रही है वहाँ से दूसरी जानिब से? देखिए, सबसे पहले तो ये बात एक सियासत के तालिब इल्म की हैसियत में मुझे समझ में नहीं आती कि असद कैसर साहब का इस पर एतराज़ क्या है। जब आप मिलने गए हैं और उसकी तस्वीर जारी होती है तो उस पर मतलब एतराज़ क्या है? सही बात। एतराज़ बात क्या है? सही बात है। आप मिलने गए, आप खुद गए, जी। आपको बुलाया नहीं गया था, आपने खुद रिक्वेस्ट की तो थी। आप खुफिया कर रखना चाह रहे थे इस सिचुएशन को पूरी, इससे तो ये जाहिर होता है। खुफिया उसमें असद कैसर साहब का यह कहना है कि हम ताज़ियत के लिए गए थे, कोई सियासी बात नहीं हुई थी जी और उस ताज़ियत के मामले की फ़ोटोज़ को जारी करना गैर मुनासिब है। ये असद कैसर साहब का मौक़िफ़ है। सही। मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी का मौक़िफ़ यह है कि उन्होंने खुद रिक्वेस्ट की थी, ये मिले थे। जहाँ तक NRO की बात आप कर रहे हैं या PTI को किसी रियायत की बात कर रहे हैं, वो मौलाना साहब के बस की बात तो नहीं है। जी NRO जहाँ से आता है, रियायत जहाँ से मिलती है, वो पाकिस्तान की सियासत में बच्चे बच्चे को पता है, सबको पता है कि रियायत कहाँ से मिलनी है। और अगर PTI रियायत तलब कर रही है किसी से या किसी की तरफ रहम तलब नज़रों से देख रही है, तो ये वही सर्कल्स हैं जो PTI को ऊपर लेकर आए थे। कल ये PTI मराहत याफ्ता थी, आज कोई और मराहत याफ्ता है। ये पाकिस्तान की सियासत में चलता रहता है।
बाकी फजल रहमान से मुलाकात या JUI से मुलाकात का रियायत या NRO के साथ मुझे कोई ताल्लुक लगता नहीं है। सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, हम अगर अब अगली स्टोरी की जाने पड़े, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है क्योंकि ज़ाहिर है पूरी कौम आम इंतखाबात की तरफ देखती है। इंतखाबी फहरिस्तें मंजमद, वोट अंदराज दुरुस्ती की मुद्दत जो है वो ख़त्म हो गई है। बिला आखिर पाकिस्तान जनरल इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है, आपको लगता है? क्योंकि जो टाइम फ्रेम था ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो भी काफ़ी क्लैरिटी नहीं थी उसमें। कहा जा रहा था जी कि पहले कहा जा रहा था कि मर्दमशुमारी के मसाइल हैं, फिर हल्का बंदियों के इश्यूज़ थे, और अब ये जो वोटर लिस्टें हैं डेफिनेटली इस पर भी हम देख रहे हैं कि बिला आखिर ये फाइनलाइज होने जा रही हैं। आपको लगता है कि अब टाइम पर हो सकते हैं इलेक्शंस? देखें, पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है उसमें ऐसे वाक़यात भरे पड़े हैं जी, या पाकिस्तान की सियासत में आप कोई प्रिडिक्शन कर ही नहीं सकते। कर ही नहीं सकते। सही, अभी के जो हालात है शाम को हालात दूसरे होंगे। बिल्कुल सही। बाज़ाहिर ये बताया जा रहा है कि शायद जनवरी 2024 में बिल्कुल, इलेक्शन लास्ट होने वीक जा ऑफ रहे हैं। जनवरी है। लास्ट वीक में बिल्कुल जी, खुदा करे हो जाए। हर आदमी की ख्वाहिश है कि इलेक्शन हो जाए और वो अपने मुंतखब नुमाइंदे ठीक मुंतखब है। करे। जी जी, लेकिन मेरी ज़ाती राय, जो इतलात हैं मेरे पास या जो मैं समझता हूँ कि शायद कुछ महीने आगे चलेगा ये प्रोसेस। सही। इलेक्शन होते जनवरी के आखिरी हफ्ते में नज़र नहीं आते। ठीक है। कुछ जिस तरह के ये जो निगरान हुकूमतें हैं, चाहे वो सूबाई हों या चाहे वो मरकज़ी हुकूमत हो, जिस तरह के स्टेप्स उठा रहे हैं तो उससे लगता है कि इनके लॉन्ग टर्म रहने के इम्कान। सही सही। अब देखें, देर बदेर इलेक्शन तो कराने हैं और ये आइनी रिक्वायरमेंट भी है। अगर जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो जाते हैं तो सबसे ज़्यादा बेहतर है जी, और अगर कोई ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं उसको आगे बढ़ाते, बाज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि ये मामला 2-4 महीने आगे नजर आता है। सही, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे इमदाद सुमरो साहब, और यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पे। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। बाखबर रहने के लिए बाखबर होना जरूरी है। मालूमात के साथ साथ सियाको सबाक का जानना भी लाजिम है। मुख्तलिफ आरा पर शफाफ और मुतवाजी तज्जिए भी आजाद सहाफत का बुनियादी तकाजा है। इशू सियासी हो या माशी, दाखिली हो या खारिजी, हम रखेंगे आपको बाखबर। दुनियाए क्रिकेट के चमकते सितारे, एक से बढ़कर एक, चैंपियंस बनने के लिए सर तोड़ बाजी लगाने के लिए तैयार। मुकाबला होगा धमाकेदार, विकेटें गिरेंगी, छक्के लगेंगे, चौकों की होगी भरमार। आखिर कौन बनेगा दुनियाई क्रिकेट का सुल्तान? ICC Men's Cricket World Cup 2023, October 5th until November 19th, live on PTV Sports. Game on है।
पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने अनाउंस किया था कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री कहाँ स्टैंड करती है, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से अगर बात की जाए तो उनको भी फेस हुए। कोविड में भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, फिर उसके बाद जो ग्लोबल सिनेरियो था उसमें भी बहुत ज़्यादा रिसेशन की सिचुएशन थी। अब भी हम देखते हैं हालात कुछ मुख्तलिफ नहीं हैं, लेकिन कुछ सिचुएशन में बेहतरी ज़रूर आई है। और अगर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में बात करें तो हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा चैलेंज जो कि आवाम के सामने खड़ा हुआ, कीमतों जो प्राइस हाइक्स थी वो बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज था। तो किस तरह ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ने इसको केटर किया, फिर उसके बाद मौजूदा अगर सूरत हाल की बात करें तो आजकल ऑटो एक्सपो भी एक्सपो में जारी है, तो वो किस तरह काम किया और किस तरह P2P या B2B जो एक हम कहते हैं कि बिज़नेस टू बिज़नेस या फिर बिज़नेस टू कंज्यूमर्स, किस तरह ये जो राब्ते थे ये बहाल हुए, इसको हम डिस्कस कर लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जैन शारिक साहब, पाकिस्तान ऑटो शो ऑर्गेनाइज़र हैं। जैन साहब कैसे हैं आप? और जैन साहब के साथ तशरीफ़ फरमा है अब्दुल रहमान एजाज साहब, चेयरमैन हैं पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ऑटोमोटिव पार्ट्स एंड एक्सेसरीज मैन्युफैक्चरर्स। अब्दुल रहमान साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं रहमान साहब आपसे स्टार्ट करूंगा और फिर जैन साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। चैलेंजेस की अगर बात करें, चूँकि आपका एसोसिएशन के साथ ताल्लुक है और फिर यू आर द एक्सपर्ट पर्सन है, अगर चैलेंजेस की बात करते हैं तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़े ओवर द ईयर्स? कुछ हम 1-2 साल पहले की अगर बात करें और जो मौजूदा हालात हैं उसमें कहाँ स्टैंड करते हैं हम लोग? जी शुक्रिया। सूरत हाल ये रही कि ऑटो इंडस्ट्री अगर हम पिछले 15-20 साल पीछे चले जाएं तो पहले तो मैं आपको ये वादे करूं कि हम जनरली आवाम या मीडिया ज़्यादातर ऑटो इंडस्ट्री को 4-5 जो गाड़ियां बनती हैं उस पे ही मुहित रखता है। बिल्कुल ऐसी है, जबकि ऑटो इंडस्ट्री का होराइजन काफ़ी बड़ा है। सही। मोटरसाइकिलें पाकिस्तान में 20 से 25 लाख मोटरसाइकिल हर साल बनती हैं और असल में तो वही अवामी मोबिलिटी की सवारी है। इसी तरह पाकिस्तान में 40 से 50 हज़ार ट्रैक्टर हर साल बनते हैं और वो ट्रैक्टर बैकबोन का किरदार अदा करते हैं हमारी फार्म कम्युनिटी के लिए और एग्रीकल्चर के लिए। और इसी तरह एक सेक्टर HCV का भी है और एक सेक्टर ये गाड़ियाँ और SUVs का है। तो नॉर्मली जब हम बात करते हैं तो जनरलाइज कर लेते हैं बिल्कुल कि ये गाड़ी और SUV यही ऑटो इंडस्ट्री है। तो इसी गाड़ियों के हवाले से अगर मैं बात करूं तो पिछले 15-20 साल में बूम बस साइकिल्स चलती रही हैं। बदकिस्मती यह है कि बूम 1 साल का आता है और बस 3 साल चलता है। ठीक है। तो 2022 में हमने लास्ट बूम देखा 21-22 में और कोई 2,80,000 से 3 लाख गाड़ियाँ पाकिस्तान में बनी। और जब ये गाड़ियाँ बनी तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी थी, बहुत ज़्यादा GDP जनरेशन था, टैक्स जनरेशन था जो ऑटो सेक्टर कर रहा था। बट उसके बाद हमेशा एक ही पैटर्न फॉलो होता है। रुपया हमारा कंट्रोल में नहीं रहता, डिवैल्यू होता है, उससे इन्फ्लेशन आती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। आप अगर ज़िंदगी में अपने ख़र्चों का और ज़िंदगी के ज़रूरतों का तयन करें तो सबसे ज़्यादा घर रिहाइश के बाद सबसे ज़्यादा पैसा इंसान गाड़ी के ऊपर खर्च कर रहा होता है। तो सबसे पहले जो डिफेंसिव होता है वो गाड़ी ख़रीदने में होता है। फिर जब इंटरेस्ट रेट जो है वो कायबर 22% 23% पे पहुंच जाता है तो बैंक फाइनेंसिंग इतनी महंगी हो जाती है कि जो एक आम आदमी है, जो सैलरीड क्लास है या छोटा बिजनेसमैन है, वो इस पोजीशन में नहीं रहता कि गाड़ी की फाइनेंसिंग करा सके। अगर आज कोई गाड़ी लेता है लीजिंग पे तो 3 साल, 3.5 साल, 4 साल में वो 2 गाड़ियों के पैसे दे देगा, जिसमें से एक बैंक को जाएगा और एक वो गाड़ी होगी। तो वो अफोर्डेबल नहीं रहा है। तो इस वक्त हम बस साइकिल में ही हैं। गाड़ियों की सेल डाउन है और काफ़ी डाउन है।
مگر امید یہ ہے کہ یہ 3 بار ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. 2007 میں بھی ہم بہت پیک کر رہے تھے, بالکل ٹھیک. تو ہوپ فلی امپروومنٹ آئے گی, مگر سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنے جلدی انٹرسٹ ریٹ اور انفلیشن کنٹرول میں آتی ہے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. دیٹس اے ویری ویلڈ پوائنٹ. زین صاحب, جس طرح رحمان صاحب نے کہا کہ ڈیفینیٹلی وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو کہ اگر حالات بہتر ہوتے ہیں یا پھر انٹرسٹ ریٹ میں کمی ہوتی ہے تو ہی میرے خیال سے افورڈیبلٹی بھی بڑی آسان ہو جائے گی, لوگوں کی ریچ پہ پہنچ جائیں گی گاڑی. لیکن اگر یہاں بات کریں ہم مینوفیکچررز کی, تو ایک گلہ عوام کی طرف سے یہ بھی رہا کہ مہنگائی تو اپنی جگہ بالکل ہے, امپورٹس بھی بند تھیں, کافی ٹائم بند رہی, انفیکٹ ابھی بھی بہت زیادہ پرابلمس ہیں امپورٹس میں, پھر بھی جو پرائس ہائکس بنتی تھیں اس سے زیادہ پرائس ہائک ہوئی, ایسا عوام کا کہنا ہے. یہ تاثر درست ہے؟ دیکھیں, عوام کو ایک بات تو یہ سمجھنی ہوگی کہ فار ایگزامپل گورنمنٹ کی جو ڈیوٹیز اور ٹیکسز لگتے ہیں گاڑی پہ, وہ پرسنٹیج پہ لگتے ہیں. تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کیوں آپ کی پرائس بڑھ رہی ہے, وہ آپ کی وہ انٹرسٹ پہ ہی وہ آپ کی کاسٹ زیادہ ہو گئی تو اس کے اوپر مزید پھر وہ 40% ٹیکس پے کر دیں. تو 41% بھی پے ایوری کار ٹو دا گورنمنٹ. اب یہی اگر آئیڈیا لگا لیں کہ بھئی 1 کروڑ کی گاڑی تو سیدھی 60 لاکھ کی ہو گئی نا, تو اف یو وانٹ, بیکاز ڈالر کی پیرٹی ود دا روپی ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. آٹو انڈسٹری اٹس کمپلیٹلی آؤٹ آف آور ہینڈ, وی آر اے وکٹم ٹو اٹ. اب ہمیں ڈبل پینلٹی لگ جاتی ہے کہ وہ ویسے ہی انپٹ کاسٹ جو تھوڑی بہت ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں, بٹ دین اس کے اوپر آپ ایک ملٹی پلائر افیکٹ سے پرسنٹیج ٹیکسز اینڈ ایڈیشنل برڈن بھی لگا دیتے ہیں, تو دیٹ جسٹ پشز اٹ آؤٹ. وی فیل کہ دیکھیں, وی آر پیئنگ اباؤٹ 700 بلین ٹو دا گورنمنٹ in taxes, one of the most white economies, highest employing economies. تو ایک significant engineering sector develop ہم کر رہے ہیں اور technical expertise کر رہے ہیں. اور یہ جو ہمارا شو آپ نے mention کیا, اس کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جو ایک انجینئرنگ ایسٹ پاکستان میں اب ڈیولپ ہو گیا ہے, اور یہ کریڈٹ دینا چاہیے یہ او ای ایمز جاپانیز کمپنیز نے ہمیں بہت سکھایا ہے. 20-30 سال ہم پہ بہت کام کیا ہے. یو نو, ہم جیسے لوگ, ہمارا اسٹائل ہوتا ہے, تو دے ہیو ورکڈ آن اس, دے ہیو ٹاٹ اس, دے ہیو ٹرینڈ اس. اور کافی اب کمپنیز اس لیول پہ آ گئی ہیں کہ وہ ورلڈ کلاس ٹیکنالوجی اونرز ہیں. اب وہ ڈائیورسیفائی کرنا چاہتی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھائی پاکستان میں ہم وینٹیلیٹر بنائیں گے, اور وہ ہو گیا ہے. جو $30,000 کا ایک وینٹیلیٹر لیتے ہیں وہ ہم ٹارگیٹ کریں کہ $10,000 پہ بالکل ایسے بنے ہوئے. تو اس ٹائپ کی اب ڈائیورسیفیکیشن ہو رہی ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہماری جو یہ وینڈنگ مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے, اس کو ہم سپورٹ کریں کہ وہ آپس میں سینرجائز کرے, پروڈکٹس لانچ کرے, بیکاز آٹو انڈسٹری از اے بگ میکرو اکنامک انڈسٹری. ٹھیک ہے, اب اس میں یہ ہے کہ اینڈ وی ایز ٹیکنالوجی ہولڈرز, ٹیئر 1 وینڈرز, ہمارا انفلوئنس بہت کم ہے. رائٹ, سو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑا جھٹکا ہے اور پیرنٹ کمپنیز کچھ ڈیسیجن لے لیں, تو وی شوڈ ناٹ آل بی ٹائڈ کہ یہ پوری انجینئرنگ جو ہے وہ ایک اس سیکٹر سے ٹائڈ ہے کہ ایک جھٹکا ہے تو وائپ آؤٹ ہو جائے. سو وی جسٹ وانٹ کہ انٹر کمیونٹی ٹریڈ ہو, تاکہ اس سے پھر جب سینرجی ہوگی مزید پارٹس بھی ڈیولپ ہوں گے, مزید پھر او ای ایم پہ بھی پریشر ہوگا کہ ان چیزوں کو بھی لوکلائز کریں, اینڈ دین پرائسز ول ایونچولی کم ڈاؤن. بالکل ٹھیک ہے, آئی ہوپ سو ایسا ہو. اچھا عبدالرحمان صاحب, زین صاحب نے جس طرح کہا, اگر ہم پاکستانی انڈسٹری کو دیکھتے ہیں, ایک اور تاثر یہ بھی ہے, کیونکہ میں یہ ساری چیزیں اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کہ آپ بہتر جواب دے سکتے ہیں اس کا, ایک اور تاثر یہ بھی ہے جو کہ عوام کا پرسپیکٹیو ہے کہ ہم ٹیکنالوجی خریدنے میں یا ٹیکنالوجی لینے میں گھبراتے بھی ہیں. ہم اسمبلی تو ضرور کر لیتے ہیں, یہاں پر گاڑی اسمبل ہو جاتی ہے, انجن بھی باہر سے آ رہا ہے, پارٹس بھی باہر سے آ رہے ہیں. کیا یہ تاثر بھی درست ہے, اور ہم کیوں مینوفیکچرنگ کی طرف نہیں جاتے رادر دین وی ریلائی آن اسمبلی پلانٹس؟ جی دیکھیے, میں نے آپ سے جو پہلے عرض کیا تھا کہ آٹو ہورائزن جو ہے وہ صرف گاڑیوں تک محدود نہیں ہے. بالکل ایسی ہے وہ. تو میں اگر اس کو تھوڑا آپ کو اور ڈیٹیل دوں تو موٹر سائیکل پاکستان میں بن رہی ہے. ٹھیک ہے, انجن کا ایک پردہ, کلچ, شاک ابزرور, سسپینشن, ویلز, سیٹس, ایوری تھنگ, سارے یہیں پہ بن رہے ہیں. 95% جو ہے وہ پارٹس یہیں بن رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایٹ لیسٹ 12 سے 13 کمپنیز ایسی ہیں کہ جن کی ساتھ یا تو جوائنٹ وینچرز ہیں یا ٹیکنالوجی ٹرانسفر ایگریمنٹس ہیں, TA کہلاتا ہے, ٹیکنیکل اسسٹنٹ ایگریمنٹ. تو یہ سارے پردہ جات یہاں بن رہے ہیں, اور ظاہر ہے اگر ٹیکنالوجی نہیں ہے تو وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوئی ہے اور اس کے تحت کام ہو رہا ہے. ٹریکٹر کے اندر بھی بہت میں اپریشیٹ کروں گا, پاکستان میں 2 بڑی ٹریکٹر کمپنیز ہیں, ان کی جو بھی مینجمنٹ رہی ہے ان کی فار سائٹڈنس پہ کہ انہوں نے لوکلائزیشن کو ترجیح دی, اور تقریباً 90 سے 95% ٹریکٹر پارٹ بھی یہاں بنتے ہیں. ٹھیک ہے, گاڑیوں کے سلسلے میں بھی یہ ایک متھ ہے, یہ ایک جنرل پرسیپشن ہے جو کسی طرح سے ہوا پاتا رہتا ہے,
اور وہ موسٹلی اس کے پیچھے جو ہے وہ امپورٹرز لابی ہوتی ہے, یوز کار لابی ہوتی ہے, جو اس چیز کو عوام کی رائے کو لاتی ہے کہ جی صرف اسمبلر ہیں, پرزے جوڑتے ہیں. دیکھیں اسمبلرز تو ابھی کچھ دن پہلے تک, ابھی تو نئے آگے ہیں کیا اور ہنڈائی اور دوسری کمپنیاں, تین اسمبلرز تھے. تو 3 اسمبلرز اگر ہیں تو وہ 3 اسمبلرز ہی ہوتے ہیں نا. ہم پاپام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, 300 ٹیئر 1 کمپنیز تو ہمارے ممبرز کی ہیں جو ان کو پرزجات کمپوننٹس بنا کے سپلائی کرتی ہیں. اگر وہ صرف اسمبلر ہوتے تو ان 300 کمپنیوں کی ایگزسٹنس کی کیا وجہ تھی؟ دوسری بات یہ کہ امپلائمنٹ بھی جو ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے وینڈر اینڈ پہ, پارٹ میکر کے اینڈ پہ. اسمبلر کے اینڈ پہ آپ دیکھیں گے جاپنیز جو بڑے اسمبلرز ہیں ان کے اینڈ پہ جو امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے وہ 4000 5000 ان کے اسمبلی پلانٹس. جو امپلائمنٹ ہمارے اینڈ پہ جنریٹ ہوتی ہے وہ ملینز میں جاتی ہے. ٹھیک ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان میں آٹو انڈسٹری چلتی ہے اس کی ڈائریکٹ انڈائریکٹ امپلائمنٹ جنریشن میں جو کنٹریبیوشن ہے وہ تقریباً 2 ملین افراد ہے. اور یہ 2 ملین افراد بھی ایسے ہی کوئی مزدور نہیں ہیں جو کندھے پہ سامان اٹھا کے لے جا رہے ہیں. ان کو ہم ہی لوگ ٹرین کرتے ہیں, یہ اسکل ٹیکنیشین ہیں اور اپنا روزگار کماتے ہیں کام کر کے. تو یہ امپلائمنٹ بھی اور جی ڈی پی جنریشن بھی ہمارے سیکٹر میں جنریٹ ہوتا ہے. تو یہ صرف ایک مت ہے, اور گاڑیوں میں بھی جو لوکلائزیشن پرسنٹیج ہے وہ 50% سے زیادہ ہے. ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ کوئی ایسا چیز نہیں ہے جس کو جیسے موٹر سائیکل ٹریکٹر میں ہم سمجھتے ہیں کہ وی آر نیئرنگ دی اینڈ آف لوکلائزیشن. اب نئے ماڈلز میں تو ضرور ہوگی, مگر جو ماڈل پاکستان میں اس وقت رائج ہیں ان میں مزید لوکلائزیشن بہت کم باقی ہے یا نہ فیزیبل نہیں ہے. جب آپ 95% حاصل کر لیتے ہیں تو 5% پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ کہیں اور سے امپورٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو کار سیکٹر کے اندر بھی ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ لوکلائزیشن جو ہونی چاہیے تھی وہ ہو گئی, ابھی بہت گنجائش باقی ہے. بٹ وی سی دی سچویشن ان گرے ایریا, وی ڈونٹ سی اٹ ایٹ ون سائڈ کہ جی ٹوٹلی اسمبلر ہیں, اور وی ڈونٹ سی ایٹ دی ادر سائڈ بلیک ایریا میں کہ جی اب کچھ اور ہو نہیں سکتا. وی آر ان دا گرے ایریا, وی کین موو. ہم اگر 5 پہ کھڑے ہیں تو ہم 6 کی طرف اور 6 سے 7 کی طرف جا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا اس پہ پوائنٹ آف ویو ہے. رائٹ بالکل ٹھیک ہے. اچھا زین شارق صاحب, کیونکہ وقت کی قلت ہے, ہمارا تھوڑا فارمیٹ اس طرح کا ہے کہ ہمارے پاس ہمیں جلدی ڈسکشن کرنی ہوتی ہے. میں آپ سے کوئکلی پوچھوں گا, پاکستان آٹو شو کس طرح کے مواقع لے کے آتا ہے, کس طرح کی جو اپرچونیٹیز ہیں خاص طور پر جو کنزیومر اینڈ پہ ہیں وہ کس طرح مستفید ہوتے ہیں, اور پھر جو مینوفیکچررز ہیں یا پوٹینشیل امپورٹرز یا ایکسپورٹرز ہیں وہ کس طرح مفید ہوتے ہیں؟ دیکھیں میں تو ساری عوام کو یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں آج جو ہے 3rd ڈے ہے, فائنل ڈے ہے شو کا, تو آپ لوگ پلیز آ کے دیکھیں کس لیول آف ان ہاؤس ورک از ہیپننگ. جو کمپنی آٹو پارٹ بناتی تھی وہ وینٹیلیٹر بناتی ہے, دے آر دیئر. آپ آ کے دیکھیں کتنا انہوں نے کام کیا, کتنا ہائی ٹیک کام ہو رہا ہے, اور وہ بہت اور سی بھی چیزیں کریں. تو بیسکلی اس شو میں جو ہے ہمارے وینڈرز آر دیئر کہ عوام بھی سمجھے. آپ بھی آئیے گا پلیز, چیک آپ دیکھیں کہ ایکچوئل آپ کہتے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں یار بس اسمبلر ہیں, بس اسمبلر ہے. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم یہ شو کرتے ہی اس لیے کہ لوگ دیکھنا اور پرکھنا نہیں چاہتے, جاتے نہیں ہیں. آپ جائیں, آپ دیکھیں, یو نو یہاں پہ پرزا پڑا ہوگا, کمپنی کھڑی ہوگی جو بنا رہی ہے, سامنے گاڑی ہوگی, آپ کھول کے دیکھیں پرزا کہاں لگا ہوا ہے. یو سی, سو یو کین سی ایوری تھنگ. آپ جا کے بات کریں. اینڈ اس دفعہ تو بیکاز انوائرمنٹ بھی چیلنجنگ تھا, تو اونلی پیپل ہو آر فائٹرز, ہو آر گو گیٹرز, دے آر participating with a focus, جو ہمیشہ stand up کرتے ہیں, innovate کرتے ہیں. تو the caliber of companies this time is very high, and a lot of them are you know جیسے آٹو پارٹس یا آٹو جگز اینڈ فکسچر سے کمپنی نے اسٹارٹ کیا, اب وہ ڈرونز اور ایئر کرافٹ کو ان ہاؤس پاکستان کو سپورٹ کرنے میں ڈیفینس کے ساتھ وہاں ڈائیورسفیکیشن ہو گئی ہے. بیکاز ہمارے جو ممبرز ہیں دے آر ٹیکنالوجی اونرز, اوکے, دے آر ایکچوئل مینوفیکچررز. ورنہ یہ نہیں ہو سکتا تھا, اگر ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تو وہ تو کیسے وہاں سے جہاز میں جا سکتے ہیں, وینٹیلیٹر کیسے بنے گا. دس از آل R&D بیسڈ, اٹس آل سائنس. جیسے ہماری کمپنی ہے, ہم R&D اتنی کرتے ہیں کہ وی آر ون آف دا فیو سپلائرس ٹو OEM جس کا کوئی ٹی اے نہیں ہے. دنیا میں جو بھی OEM کو دیتا ہے اس کا ٹی اے ہوتا ہے. مائی پوائنٹ بینگ کہ کمپیٹنس از ہیئر ناؤ, اینڈ وی نیڈ ٹو, اور شو کا مقصد بھی یہ ہے سینرجائزنگ پاکستان, کریٹنگ سینرجی. ہم آپس میں ہی کام کریں, آپس میں ٹیکنالوجیز کو شیئر کریں, تو ہم پارٹ میکر نہیں پروڈکٹ میکرز کی طرف جائیں. رائٹ. زین شارق صاحب بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ کے ساتھ عبدالرحمان اعزاز صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس.
यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे फिटनेस किस तरह बेहतर बनाई जा सकती है, खास तौर पर वर्किंग एनवायरनमेंट में। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। in fact the most favorite game. We love this game. अच्छा मैच होने वाला है. Play well. आप बहुत enjoy करेंगे. हमारे माशरे में जो चीज़ समझ में नहीं आया वो फैशन है. गेम उठा दे. ये है स्पेशल क्रिकेट शो. मजा आता है. जीते पाकिस्तान. महफिल में बार बार किसी पर नजर गई, हमने बचाई लाख मगर, हमने बचाई लाख मगर फिर उधर गई. इस रियासत के लिए हम कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन वो हमारे बाद हमारी रियासत के भी टुकड़े करना चाहते हैं. मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश अब्दुल हमीद का खात्मा देखना है. मिलकर लड़ेंगे और अब्दुल हमीद को शिकस्त देंगे. अगर अहमद पाशा मेसन है तो हम इसका मुशाहिदा अपनी आंखों से करेंगे. अहमद पाशा, अब आपकी वफादारी पर भी शक किया जा रहा है. पाशा होने को तो छोड़ो, तुम तो इंसान भी नहीं हो इस्माइल. यानी मेसन सैलानिक में जमा नहीं हो सकते. इस मकसद के लिए पाए तख्त में जमा होंगे. दूसरों के बलबूते पर रहने वाले लोग कभी भी कामयाब नहीं होते. मैं उसे ज़ाती तौर पर सजा दूंगा. उन्हें रोके इससे पहले कि वो जुल्फुल इस्माइल पाशा को कत्ल कर दें. जुल्फुल इस्माइल! अब उन्होंने हमें तन्हा करने के लिए हमारे दोस्तों पर हमला किया है. तो अब्दुल हमीद को इस बार ऐसा जख्म लगेगा जो कि कभी भी भर नहीं सकेगा. सुल्तान मौसम, सुल्तान मौसम. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. हम बात कर रहे थे, हमने अनाउंस किया था कि वील टॉक अबाउट फिटनेस, ख़ास तौर पर जो वर्किंग एनवायरनमेंट्स हैं, ख़वातीन के हों, मर्दों के हों, या फिर आजकल हम देखते हैं कि हमारा यूथ भी बहुत ज़्यादा फिट रहना चाहता है, विच इज़ अ वेरी गुड अप्रोच. जो फिटनेस के मसाइल हैं, ख़ास तौर पर जो बीमारियाँ ट्रिगर होती हैं, वो इस एक पर्टिकुलर वजह की वजह से होती है कि शायद हमारा वज़न बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल के मसाइल हो जाते हैं, फिर हमारे खाने पीने की जो रूटीन है वो भी शायद उस तरह नहीं है जिस तरह एक हेल्दी बॉडी को प्रॉपर टाइम पे खाना खाना चाहिए. नींद के बहुत सारे मसाइल हैं, फिर और भी बहुत सी ऐसी डिप्रेशंस और टेंशन्स हैं. ऐसे में फ़िटनेस किस तरह बेहतर बनाई जा सकती है, ख़ास तौर पर जो वर्किंग वुमेन हैं. हमारे मुआशरे की एक बहुत बाअसर, बहुत बड़ा तबका ख़वातीन पर बेस करता है, और ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जो घरों में भी काम करती हैं, और फिर उसके बाद वो ख़वातीन जो घर से बाहर निकलती हैं और अपनी जो मुआशी ज़िंदगी उसे बेहतर बनाने की कोशिश करती हैं. तो यकीनन एक बहुत बड़ा फरीज़ा है ख़वातीन का, लेकिन किस तरह अपनी सेहत को और फिटनेस को बेहतर बनाया जा सकता है. अमरीन कामरान हमारे साथ मौजूद हैं, फिटनेस ट्रेनर हैं. अमरीन कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. बिल्कुल ठीक ठाक. अमरीन, वर्किंग वुमेन सबसे बड़ा चैलेंज यही हमेशा हम देखते हैं, सुनते हैं कि फ़िटनेस के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, टाइम नहीं मिलता. फिट रहना तो चाहते हैं, लेकिन फ़िटनेस को बेहतर किस तरह बनाएं. तो ये ज़रा हमें बताएं कि आउट ऑफ आवर रूटीन्स या वर्किंग वुमेन है वो किस तरह अपनी रूटीन को बेहतर बना सकती हैं, फिटनेस के लिए टाइम निकाल सकती हैं. अच्छा देखिए, सबसे जो पहले चीज़ आती है वो ये है कि हर इंसान एक दूसरे से डिफरेंट है. ठीक है, आप फिजिकली भी मेंटली भी डिफरेंट होते हैं. तो हम एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं बोल सकते कि आपने ये करेंगे तो आप सब फिट हो जाएंगे. ठीक है ना, बॉडी टू बॉडी वेरी करता है. एग्जैक्टली, वेरी करता है. एंड डिपेंड्स ऑन द टाइम कि आप कितने आवर्स की जॉब करते हैं, आप कितना टायर्ड होते हैं, आपकी रूटीन क्या है जॉब की. ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप अपनी फिटनेस की तरफ आना चाहते हैं तो आप ड्रास्टिक चेंज अपनी लाइफ में नहीं ला सकते. ठीक है, आपको बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ते हैं.
آپ کو اپنی لائف میں کچھ ایسی چیزیں چینج کرنی پڑتی ہیں جو تھوڑے سے ٹائم کے لیے آپ کو مشکل لگتی ہیں لیکن وہ آپ کے لیے بہت آگے جا کے آپ کے لیے بہت بینیفٹ کر سکتی ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ 9 to 5 کی جاب کرتی ہیں, موسٹلی ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ 9 to 5 کی ویمن جاب کرتی ہیں, اگر آپ 9 to 5 کی جاب کرتی ہیں اور آپ 7 بجے اٹھتی ہیں, اگر آپ 1 گھنٹہ پہلے اٹھنا شروع کر دیں سب سے پہلی چیز, اور اس 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کے آپ اپنا میل پریپ کرنا شروع کریں. ہمارے ساتھ موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ جو ورکنگ ویمن ہیں ہسبینڈ کو بھی بھیج رہی ہوتی ہیں, بچوں کا بھی میل پریپ کر رہی ہوتی ہیں, لنچ ایک ہیکٹک روٹین ہو رہی ہوتی ہے مارننگ میں, تو وہ اپنا بریک فاسٹ کو جو ہے وہ اگنور کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ نے بریک فاسٹ اگنور کیا, اب آپ جب جاب پہ گئے, اب آپ اس وقت آپ کو بہت ہنگر پینگز ہو رہے ہوتے ہیں, تو آپ کیا کرتے ہیں کچھ بھی جنک آرڈر کر دیتے ہیں جی, یا پھر کیا ہوتا ہے آپ کے پاس آپ بیگ میں اپنے چپس کے پیکٹ کوکیز رکھتے ہیں کہ چلو ہم کوئکلی ہم کھا لیں گے. اگر آپ تھوڑا پہلے اٹھ جائیں اور اپنے میلز پریپ کر لیں, لائک آپ بریک فاسٹ ریڈی کر لیں اپنا, تو وہ آپ کے لیے سب سے پہلی چیز تو وہیں پر آپ کا بینیفٹ ہو جائے گا کہ آپ نے ایک اچھا ہیلدی میل لے کے چلے گا. اب آپ فل ہیں تو آپ کو اتنی ٹینشن نہیں ہوگی کہ اچھا مجھے بار بار بھوک لگ رہی ہے. دوسری بات یہ کہ اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھیں. جب آپ پانی کا انٹیک کرتے ہیں تو آپ کو بھوک اتنی زیادہ نہیں لگتی. چھوٹی چھوٹی سے مائنر آپ چینجز کریں, کیونکہ بہت میجر ڈفرینس لانا بہت مشکل ہوتا ہے. چھوٹے آپ پانی پی رہے ہیں, آپ کا پیٹ فل ہو رہا ہے, مطلب آپ کو لگتا ہے کہ آپ فل ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ لفٹ یا ایلیویٹر وغیرہ یوز کرتے ہیں تو آپ اسٹیئرس چلنا شروع کر دیں, ٹھیک ہے نا, مطلب اسٹیئرس کے ذریعے آپ اپنے جاب کے پاس چلے گئے. چھوٹی چھوٹی مائنر ڈفرینسز کے ساتھ آپ کی جو نیکسٹ چینجز اپنے لائف میں لے کے آنی ہے وہ ہے ایکسرسائز روٹین. ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس سب سے پہلا ایکسکیوز کیا ہوتا ہے, آئی ڈونٹ ہیو ٹائم. آپ کسی سے یہ پوچھیں گے کہ میرے پاس آپ ایکسرسائز کیوں نہیں کرتے, ایون ہاؤس وائف سے بھی اگر بات کریں گے تو وہ کہتی ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. دیکھیں ٹائم آپ کو اپنے لیے نکالنا پڑتا ہے, اور وہ کس طرح سے نکالیں گے, ایک موٹیویشن لانی پڑتی ہے آپ کو اپنے اندر. اب موٹیویشن کیسے آتی ہے, 2 چیزوں سے آتی ہے, یا تو وہ پازیٹیو چیز سے آپ کو موٹیویشن آپ کے اندر آئے گی, یا بہت ہی نیگیٹو چیز آپ کو موٹیویٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ اپنی ہیلتھ کو پازیٹیو وے میں لے رہے ہیں کہ مجھے اچھا لگنا ہے, مجھے اچھا دکھنا ہے, میں اپنے مسل ماس کو سیو کروں, میں جب بڑھاپے کی طرف جاؤں تو میں اپنے پیروں پہ چلتی ہوئی رہوں, ایک تو یہ پازیٹیو ہوگا. دوسرا کیا ہوگا کہ آپ کو ایک خطرہ ہوگا جو آپ کو موٹیویٹ کرے گا کہ یا تو آپ کو ڈائبٹک ہو گئے, پیشنٹ ہو گیا, آپ کا بلڈ پریشر والا ایشو ہونا شروع ہو گیا, یعنی بیماریاں آپ کو آنے لگیں, یا آپ کا موٹاپا آپ کی لکس کو اتنا خراب کرنے لگا کہ لوگ آپ کو کہنے لگے. تو یہ 2 چیزیں آپ کو موٹیویٹ کر سکتی ہیں. تو بجائے اس کے کہ بیڈ چیز کی طرف آپ جائیں, نیگیٹو چیز کی طرف جائیں, آپ پازیٹیو سائڈ سے ہی شروع کر دیں, بہت مائنر سی چیزوں کے ساتھ. اچھا, اگر آپ واک سے بھی اسٹارٹ کر دیں, دیکھیں یوٹیوب پہ پروگرام بھرے پڑے ہیں, ٹھیک ہے, ایکسرسائز سے ریلیٹڈ آپ جو لگائیں آپ کر سکتے ہیں, لیکن یہ طریقہ بہتر نہیں ہے, اس سے آپ کو انجریز بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, بیٹر یہ کہ آپ پہلے واک سے اسٹارٹ کریں, اور اگر آپ کا بجٹ اجازت دیتا ہے, ٹھیک ہے, اف یو آر ورکنگ ویمن, اف یو آر ارننگ, اگر آپ کا بجٹ اجازت دیتا ہے تو میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گی کہ آپ ایک سرٹیفائڈ کوچ کو لیں, ایک پرسنل ٹرینر لیں, اس کے انڈر آپ اپنا, اس کی سپرویژن میں آپ اپنا ورک آؤٹ اسٹارٹ کریں. امرین, ایک اور بھی تاثر کیا, بلکہ انفیکٹ بہت سی خواتین اور مرد دونوں یہ کام کرتے ہیں, ہمارے آس پاس ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, انفیکٹ کبھی کبھی ہم بھی کرتے ہیں کہ بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے تو ہم نے چائے کا سہارا لے لیا کہ لیٹس ہیو ٹی بیک ٹو بیک, چائے کے کپ لے لیں گے, بھوک بھی چلی جائے گی, پھر اس کے بعد ایک کریونگ جو ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. اس ایسی صورتحال میں بہت زیادہ چائے کنزیوم کر لیتے ہیں, یہ بھی نقصان دہ ہے, کس طرح باڈی کو خراب کرتی ہے. جی, کسی بھی چیز کا آپ بہت زیادہ انٹیک اگر کرتے ہیں تو وہ آپ کی باڈی کو نقصان دے گا ہر حال میں. ٹھیک ہے, اگر آپ ایک صبح شام ایک تھوڑی سی کیفین لے رہے ہیں, اٹس اوکے فائن, چلو آپ کا دن بھی گزرا, آپ کام کر رہے ہیں, لیکن آپ جی عادت ڈال لی تو وہ اوبویسلی وہ آپ کی باڈی کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو بیٹر آپشن سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں, ہم کیفین کے تھرو اپنے پیٹ کو فل کر رہے ہیں. اگر آپ اپنے پاس ایک ہیلدی اسنیکس رکھیں, لائک اگر آپ کے پاس جو ہیں وہ نٹس ہیں, آپ ڈرائی فروٹس رکھ رہے ہیں, آپ منچنگ کے لیے اس طرح کی چیزیں اگر رکھ رہے ہیں, فروٹس رکھ رہے ہیں, اگر آپ اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں, آپ را ویجیٹیبل لے کے جا رہے ہیں, تو آپ کو جب بھوک لگے اگر آپ وہ چیزیں کھا لیں تو آپ اپنے آپ کو فل فیل کریں گے, تو آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کیفین کی طرف جائیں. تو بیٹر آپشن یہی ہے, میں نے کہا آپ کو لائف اسٹائل چینج کرنا پڑے گا, آپ کو اپنی میل پریپ کرنی پڑے گی. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ میل پریپ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, جہاں میلز کی بات آتی ہے, جس طرح آپ نے کہا فروٹس یا را ویجیٹیبلس لے لیں, اب یہاں ایک اور بھی لوگ کام کرتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں کہ جی جب فروٹس کھانے پہ آتے ہیں تو وہ بھی اتنا بھر لیتے ہیں اپنے آپ کو کہ آپ لیزی لیتھارجک ہونا شروع ہو جاتے ہیں, شوگر آپ کا انٹیک بھی بڑھ جاتا ہے. اس میں بھی مینر بھی کس طرح اختیار کی جائے. لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو بالکل ہیلدی ہے, ہم تو کھاتے رہیں گے تو ہمارا جو باڈی, اسی لیے دیکھیں وہی بات میں نے آپ سے بولی کہ جی زیادتی والی بات پہ بعد میں نے کہا کہ آپ کے لیے ضروری ہے نالج ہونا. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس نالج نہیں ہے تو آپ کا ہم جو فٹنس ٹرینر ہوتے ہیں, جو پرسنل ٹرینر ہوتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں, ہم آپ کے لیے ایکسرسائز پروگرامنگ تیار کرتے ہیں, ڈائٹیشین نیوٹریشنسٹ آپ کے لیے ایک ڈیزائن کرتے ہیں پلان. ٹھیک ہے,
एक्सिस कोई भी चीज अगर आप ले रहे हैं, इवन अगर आप कार्ब्स या प्रोटीन भी एक्सिस ले रहे हैं तो वो आपके लिए बेटर नहीं है जी। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपने कितने अमाउंट में कितनी चीजें लेनी है। एक जनरली हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपका पाम साइज का फ्रूट हो, ठीक है ना, मतलब एक आपने पाम साइज का फ्रूट ले लिया है, एक वक्त में एक फ्रूट लें, उसको च्यू करके खाएं, फाइबर के लिए आप इसको छिलके के साथ खाएं। मोस्टली हम क्या करते हैं, अगर एक सेब की बात करते हैं, एप्पल को हम पूरा पील कर देते हैं, देन हम खाते हैं, इवन हम बच्चों को भी वही देते हैं जी, एग्जैक्टली। लेकिन अगर आप उसको फाइबर के साथ खाएंगे तो वो आपके लिए मतलब आपको ज्यादा बेहतर हो सकता है। तो बेटर ऑप्शन यही है कि आप पर्सनल ट्रेनर, फिटनेस ट्रेनर के जरिए, डाइटिशियन के जरिए आप अपनी जो है वो थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करें, बेटर करें। अच्छा, जो स्लीपिंग साइकिल्स हैं ये किस तरह सेहत को खराब करते हैं? एक तो हम बज़ाहिर देखते हैं कि चेहरे पे तो आ ही जाता है, आपके डार्क सर्कल्स आना शुरू हो जाएंगे, फिर आप डिप्रेस्ड रहना शुरू करेंगे, एंग्जाइटी फील करेंगे। लेकिन ये कितना ज़रूरी है फिटनेस में कि आप अपनी स्लीपिंग साइकिल को भी बेहतर बनाएं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, हम सोते भी बहुत लेट हैं, और अगर जल्दी उठना भी है तो भी हम टाइम को इम्पोर्टेंस नहीं देते। देखिए नींद आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप वेट लॉस जर्नी में, एक वेट लॉस जर्नी की बात करूं तो उसका जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है ना, उसमें नींद बहुत ज़रूरी। अब आपको नींद नहीं आती, एक रीज़न ये, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो हमारा सोशल मीडिया है, जिसको हम रात में जब सोने लेटते हैं तो हम 1 घंटा बैठ के जो है ना, जब तक मोबाइल पे चैटिंग नहीं करते हैं, सोशल मीडिया अगर उसको आप अपनी नींद बेटर करना चाहते हैं तो मैं हाईली रेकमेंड करूंगी मेडिटेशन। ठीक है, बहुत इजी है। अगर आप सोने से पहले 7 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए अपने आप को बैठें, एक रिलैक्स पोजीशन में बैठें, अपनी ब्रीदिंग करें, हमारे देखिए हमारी बॉडी के अंदर जो है ना कुछ मसल्स, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ज़रिए हम अपने आप को एनर्जी दे सकते हैं। ठीक है, आप आराम से रिलैक्स पोजीशन में बैठते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, आप एक अच्छा पॉजिटिव सोचते हैं, अपने आप से वादा करते हैं कि मैंने ये काम करना है, अपने आप को मोटिवेट करते हैं, तो आपकी नींद, आप ऑटोमेटिकली अच्छी नींद की तरफ जाएंगे। इवन आप देखें हमारे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि हम देखते देखते मोबाइल जो है वो बस हमें नींद आने शुरू होती है, मोबाइल जी एग्जैक्टली ये वाली सिचुएशन हो रही होती है। तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप मेडिटेशन करें। ठीक है, आप खुद देखेंगे कि आपकी बॉडी में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आती हैं। सही। अच्छा, चूंकि वक्त की किल्लत है, मैं फिर भी आपसे 1-2 सवाल करना चाहूँगा। अगर आपके पास टाइम की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, आप समझते हैं कि मैं वक्त भी नहीं निकाल सकती, और फिर उसके बाद रूटीन भी ऐसी हेक्टिक है, आप फील करते हैं कि मेरी ज़िंदगी में डिप्रेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, या फिर मुझे बहुत बॉडी को लेथार्जिक, लेजीनेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ऐसे में घर पे रहते हुए, सोने से पहले, या फिर इस तरह के प्रैक्टिकल स्टेप्स बंदा क्या करे बेसिक इनिशियली कि थोड़ा बहुत लाइफस्टाइल बेहतर हो जाए? देखिए, मैंने आपको बताया, एक तो मेडिटेशन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, सेकंड थिंग है आप वॉक से स्टार्ट करें। ठीक है, आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ जब बेटर होनी शुरू होती है ना, आप ऑटोमेटिकली अच्छा फील करने शुरू करते हैं। उसके बाद आप छोटी छोटी एक्सरसाइज प्रोग्रामिंग की तरफ आए, बॉडी वेट एक्सरसाइज से स्टार्ट करें। अपने कमरे में कर सकते हैं आप? बिल्कुल आप अपने कमरे में वॉक भी कर सकते हैं। आप के लिए कोई मुश्किल काम नहीं, आपको करने वाला बनना है। ठीक है, आपको करने वाला बनना है। अगर आप 1 घंटा नहीं निकाल सकते अपने लिए, आप 10 मिनट से स्टार्ट करें, ग्रेजुअली अपना टाइम बढ़ाएंगे। जब आप अच्छा फील करने लगेंगे, देखिए मैं आपको वही बात बोलूंगी, जब आप अच्छा फील करने लगते हैं तो आप अपने टाइम को भी बढ़ाएंगे। ठीक है, आप अपनी हेल्थ के ऊपर भी फोकस करेंगे तो टाइम ऑटोमेटिकली निकल आएगा। बिल्कुल ठीक। अमरीन, थैंक यू सो मच, यू आर मोस्ट वेलकम। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और जो फिटनेस जाहिर सी बात है, टिप्स हैं कि इंस्ट्रक्टर बेहतर बता सकता है और किस तरह लाइफ को बेहतर बनाना है, छोटी छोटी चीज़ें जो अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है कि अपना ख्याल रखें, और अपना जो बेहतर एक मुआशरा है उसे भी हम इसी तरह जन्म दे सकते हैं। ऑन दैट नोट जी, हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अगले जुमे की सुबह। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8।